हेलो, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें आज हम देखते हैं कि मान्यता क्या होती है, मान्यता का अर्थ क्या है और उसका प्रकार क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य अभिभाषक संप्रभु राज्य हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ का जो मुख्य सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट वो क्या है, सॉवरेन स्टेट है। एक राज्य कहलाने की एक इकाई के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। यानी कोई भी राज्य तभी कहलाएगा या कोई भी इकाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत किसी अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के लिए तभी हकदार होगा जब उसमें एक राज्य के गुण होंगे। एक राज्य की मौजूदा इकाई को राज्य में मानने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए, अर्थात मौजूदा राज्य ने एक राज्य होने की अपनी क्षमता के बारे में जागरूकता दी हो। मौजूदा राज्यों द्वारा इस तरह की जागरूकता को मान्यता कहा जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो हम कि कोई भी इकाई जो विद्यमान है और उसमें राज्य होने के सारे गुण मौजूद हैं, तब विद्यमान राज्यों के द्वारा, यानी जो अभी मौजूदा राज्य हैं, यानी जो अभी अंतर्राष्ट्रीय इकाई के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य बने हुए हैं, उन राज्यों के द्वारा उस नई इकाई को मान्यता प्रदान किया जाना या उस नई इकाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दिया जाना ही मान्यता है। मान्यता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शब्द के रूप में मान्यता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वीकार या स्वीकृति की एक नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अधिग्रहण कर लिया है। यानी जो विद्यमान राज्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति देना कि नए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के गुण हैं, वो अपने ड्यूटीज़ को पूरा कर सकता है, साथ में ही वो इच्छा भी रखता है अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाने की, तो उस समुदाय के द्वारा नए राज्यों को जो स्वीकृति दी जाती है उसे मान्यता कहा जाता है। अब आता है कि मान्यता के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी राज्य जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब उस राज्य को मान्यता दी जा सकती है। यानी अनिवार्य क्या है किसी राज्य को मान्यता प्राप्त करने के लिए? सबसे पहले वह समुदाय यानी नए राज्य का राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए, यानी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए, यानी उस पर किसी राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा यह है कि निश्चित क्षेत्र पर उसका नियंत्रण, यानी जो भूभाग है या जो क्षेत्रफल है निश्चित होना चाहिए, निश्चित भूभाग पे उसका नियंत्रण होना चाहिए। थर्ड आता है ये नियंत्रण स्थायित्व की ओर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो भूभाग पे जो नियंत्रण है या निश्चित क्षेत्र पे जो नियंत्रण है वो कुछ समय के लिए किया जाए और बाद में छोड़ने के आशय से नहीं किया जाना चाहिए, यानी हमेशा स्थायित्व की ओर कि आगे हमारा ये क्षेत्रफल आगे बढ़ता ही रहे, स्थायित्व की ओर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि ऐसे समुदाय का स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्यवाद के गुण लोग, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता है, यानी किसी भी राज्य में 4 चीज़ें होंगी जो एक राज्य को संपूर्ण राज्य बनाने के लिए आवश्यक है। अगर वो चारों चीज़ें होंगी तभी विद्यमान राज्य उस नए राज्य या नई इकाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उसको मान्यता प्रदान कर सकते हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग,
सरकार और संप्रभुता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि मान्यता के सिद्धांत, यानी मान्यता की मुख्य रूप से मान्यता के दो सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हम निम्नलिखित अनुसार करेंगे। पहला सिद्धांत आता है निर्माणात्मक थ्योरी और दूसरा आता है घोषणात्मक सिद्धांत या साक्ष्य सिद्धांत कहते हैं। फर्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी या इसको निर्माणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से विधि शास्त्री हैं इस सिद्धांत को मानने वाले? ओपेनहाइम है, हीगल है, एंजिलोटी है, हॉलैंड है, लैटरपोर्ट है। ठीक है, ये 4-5 विधि शास्त्री ओपेनहाइम हो गए, एंजिलोटी हो गए, हीगल हो गए, हॉलैंड हो गए और लैटरपोर्ट हो गए। ये मुख्यतः इस सिद्धांत को मानने वाले विधि शास्त्री हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नए जन्म लेने वाले राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जारी रखने का एकमात्र प्रमाण पहले से ही मौजूदा राज्य की सहमति है। यानी ये कह रहे हैं कि नए राज्य का निर्माण तभी होता है या उसका जन्म तभी होता है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो विद्यमान राज्य हैं उनके द्वारा अगर सहमति दी जाए तभी नए राज्य का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में एक नई इकाई को केवल एक राज्य कहा जाएगा जब तक कि विद्यमान या मौजूदा राज्य अपने राज्य के बारे में उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए जब तक उसे मौजूदा राज्यों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती तब तक वह एक नई इकाई की स्वतंत्रता को एक राज्य कहलाने की राशि नहीं होगी। यानी उस नई इकाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तभी सम्मिलित किया जाएगा जब विद्यमान राज्य उसको मान्यता प्रदान करेंगे। यानी इस सिद्धांत का मानना है कि मान्यता के द्वारा नए राज्य का निर्माण होता है। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई क्योंकि यह सही नहीं है कि सभी राज्यों में मौजूदा तथ्य राज्यों का निर्माण करते हो, बल्कि कुछ समय के लिए राज्य का गठन हो सकता है। निष्कर्ष रूप में उपरोक्त चर्चा से ये निष्कर्ष निकलता है कि मान्यता के वास्तविक विवरण को दर्शाने के लिए दोनों सिद्धांत अपर्याप्त हैं। वास्तव में मान्यता को समझे तो हम मान्यता का हर दृष्टि से मान्यता से नए राज्य का निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्या है, कई बार ऐसे ही राज्य होते हैं जिनको मान्यता ना भी मिले तो भी उनका निर्माण हो जाता है। दूसरा सिद्धांत आता है घोषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले प्रतिपादक या विधि शास्त्री कौन है? हॉल है, फिशर है, पिटकॉबेट है, वेगेनर है और ब्राइलरी है। 5 विधि शास्त्री हैं। सबसे पहले हॉल आता है, फिशर आता है, पिटकॉबेट आता है, वेगेनर आता है और ब्राइलरी आता है। इस सिद्धांत के अनुसार नई सरकार का राज्य या अधिकार मौजूदा राज्य की सहमति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कुछ पूर्व या मौजूदा तथ्यों पर निर्भर करता है। यानी इस सिद्धांत के विधि शास्त्रियों का मानना है कि मान्यता से किसी नए राज्य का निर्माण नहीं होता है। राज्य तो पहले से ही था। मान्यता प्रदान करके सिर्फ घोषणा की जा रही है उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाने की। इस सिद्धांत के अनुयायियों के अनुसार मौजूदा राज्य यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनके द्वारा मान्यता केवल राज्य की औपचारिक स्वीकृति है, न कि शर्त। यानी ये कह रहा है निर्माण नहीं होता राज्य का मान्यता से, बल्कि ये तो औपचारिक घोषणा की जा रही है उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाने की। ये कोई शर्त नहीं है कि मान्यता दोगे तभी वो राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल होगा। वास्तव में एक इकाई के लिए एक राज्य के रूप में बुलाए जाने के लिए आवश्यक कुछ
पूर्व शर्तों पर निर्भरता है। ठीक है, इसके बाद में इस सिद्धांत की भी आलोचना की है। ये कहता है कि सभी मामलों में घोषणा नहीं होती। कुछ मामले ऐसे होते हैं सही नहीं है। सभी मामलों में मौजूदा तथ्य राज्यों का अर्थ होगा। मतलब ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो सदस्य हैं या जो विद्यमान सदस्य राज्य हैं, उनके लिए कुछ राज्यों का तो निर्माण होता है मान्यताओं द्वारा, और कुछ राज्यों के लिए घोषणा ही होती है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होती है। निष्कर्ष, उपरोक्त चर्चा से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मान्यता के वास्तविक विवरण को दर्शाने के लिए दोनों ही सिद्धांत अपर्याप्त हैं। वास्तव में मान्यता को समझने के लिए दो सिद्धांतों के बीच दृष्टिकोण मध्यवर्ती होना चाहिए। संक्षेप में बोलना कि मान्यता की परिभाषा प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, मान्यता कभी कभी निर्माणात्मक हो सकती है और कभी कभी घोषणात्मक हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा मान्यता। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।